Exchange of information. Exchange of resources, exchange of yes information. नहीं, कल अटेंड नहीं की थी बेटा यार, ऐसे मत करो, पूरा ऊपर से जाएगा, फिर ऐसा लगेगा मैम क्या पढ़ा रही है, कुछ लिंक नहीं होगा, ऐसा मत करो प्लीज, है कि नहीं। अगर मतलब नहीं अटेंड कर पाए थे तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग के लिए पूछ सकते थे, है ना, लेकिन अब भाई आज का तो ऊपर से जाएगा, फिर थोड़ा मुश्किल होगा बेटा। थोड़ा सा आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, थोड़ा सीरियसली लो इसको बहुत, है कि नहीं। देखो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जो पॉसिबिलिटीज हैं मैं बता देती हूँ आप लोगों को सीधे। अगर आप सीरियसली नहीं लोगे सीए को, अगर आपको लग रहा है एक बार अरे बहुत इजी है कर लेंगे हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस में निपट जाओगे, मैं सच बता रही हूँ, है ना। अरे समझ में, मतलब एक ही उसका वो है सक्सेस मंत्र है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मेरे सर ने भी मुझे यही बात बोली थी शुरू से, और वो सच है, वो बिल्कुल सच है। अगर इंस्टीट्यूट चाहता है, अगर कोई चैप्टर या कोई टॉपिक की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको 5 बार पढ़ो, एक बार में समझ में आ गया, दूसरी बार में आप उससे रिलेटेड कुछ समझोगे, तीसरी बार में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी समझोगे, चौथी बार में आप कुछ और उससे लिंक कर पाओगे, पांचवी बार में और कुछ समझ में आ रहा है आपको, वो एडिशन ही करेगा। अगर 5 बार रिवीजन मांग रहा है वो टॉपिक, तो 5 बार रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। अगर मान लो आपने एक बार रिवीजन किया, एक बार पढ़ा, समझ में आ गया, एग्जाम में अगर वो बन भी गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई टॉपिक छूटेगा जिसका रिवीजन आपने नहीं किया था, और वो आपको एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा और वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप दूसरी बार जाओगे, 2 बार पढ़ाई हो गई तो भी नहीं निकालेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 बार 6 बार जितनी बार भी रिक्वायरमेंट उस टॉपिक की वो आपने नहीं किया है कहीं ना कहीं। आर यू गेटिंग। तो इसका यही है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको 10 बार रिवीजन मांगता है एक चैप्टर, तो वो 10 बार मांगता ही है, आप कितने भी ओवर स्मार्ट बन जाओ, आप कितना भी मेहनत बचाने की कोशिश कर लो, दिस इज नॉट, यही है सीए का सक्सेस मंत्र। क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग सीए में फेल होते हैं? सीए का पासिंग परसेंटेज कितना होता है? अप्रोक्स 3 लाख सीएज हैं ऑल ओवर इंडिया, अभी तक बहुत कम है ना। कितनी पॉपुलेशन इंडिया की? हाँ बेटा, फाउंडेशन का नहीं पूछ रहे, सीए चार्टेड अकाउंटेंट्स को पूछ रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या रीजन है बाबा? यही रीजन है ना, आधे तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में निपट जाते हैं, आधे लोगों से मेहनत नहीं होती है, फैक्ट है कि नहीं। आपको अपना माइंड कंट्रोल करते आना चाहिए। आपका मन हो रहा है अभी कुछ मूवी देखने का, आपका मन हो रहा है अभी नहीं पढ़ने का, तो यू हैव टू कंट्रोल, डिसिप्लिन में लेके आओ अपने आप को, बिलीव इन योर सेल्फ। मैं कोई भी ना ऐसे भाषण वाषण कहीं नहीं देती, मेरा कोई आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे, कहीं आपने कोई ऐसे देखे नहीं होंगे, राइट। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ, एंड दोज हु फॉलोज दे सक्सीड्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ, मुझे भी बता रही हूँ। आर यू गेटिंग? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कोई चैप्टर को आपको 10 बार रिवाइज करना है तो 10 बार करना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं कि मेरा 5 बार में हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो क्वेश्चन आ गया मैं कर लूंगा, कहीं ना कहीं आप फंसोगे। समझ में आ रहा है आपको? इंस्टीट्यूट बोलेगा कम अगेन, ठीक है, समझ क्लियर आ गया? मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मेरी बात याद रखना अच्छे से, समझ में आ रहा? अभी देखो आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट फील करो कि मैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हाउ हाउ आई शुड बी, हाउ आई शुड प्रिटेंड टू बी। कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिहेव कर रहा होगा? क्या इस टाइम सो रहा होगा कोई कोई सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट? समझ में आ रहा है आपको? क्या वो कोई मूवी देख रहा होगा? क्या वो फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होगा? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? नहीं, वो अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा होगा ना कहीं प्रोडक्टिव वर्क कर रहा होगा। आप अपने आप को ऐसा फील करो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हो, या जो भी बिजनेस करना, जो भी आपका एम है, आप वो हो, तो हाउ यू विल बिहेव, स्टार्ट बिहेविंग फ्रॉम टुडे ओनली लाइक दैट, तभी आप उस गोल तक पहुंचोगे। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में? पक्का? कोई एक क्लास भी अगर आप मिस करते हो, कोई एक लेक्चर मिस करते हो, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ, हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़े, हो सकता है, और हो सकता है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। ठीक है बेटा, सबको, मैं सबको बोल रही हूँ, सबके लिए एप्लीकेबल है सारी चीजें जो मैंने बोली है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस, जो भी एक एनवायरनमेंट में सराउंडिंग है, एक बिजनेस की सराउंडिंग है, जो किसी न किसी तरह से उस पर इफेक्ट करती है उसकी वर्किंग को, ठीक है। मैं वो बाद में आती हूँ, वो एक्सचेंज वाला भी, ठीक है। तो क्योंकि अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो ग्लोएक एंड जॉर्ज की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलते हैं? सारे एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, वो यहाँ पे उन्होंने इंटरनल फोर्सेस को एनवायरनमेंट नहीं माना है,
ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न ऑथर्स हैं उनका कहना है कि इंटरनल फैक्टर्स भी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ ग्लूइक जॉर्ज एंड अदर ऑथर्स। ओके, आर यू गेटिंग? ऑनलाइन वाले बच्चे बने हुए ना साथ में? Yes, ma'am. क्या बेटा इंटरनल अभी आएगा, पूरा पढ़ेंगे अपन। इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, पूरा पढ़ने वाले। ठीक है, हाँ बेटा। द एनवायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म व्हिच कैन लीड टू द अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स टू द फर्म, ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द फैक्टर्स इन्होंने बताया कि देखो, ग्लेक एंड जॉर्ज के डेफिनेशन के हिसाब से जो फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंट का हिस्सा है वो होते हैं सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स और गवर्नमेंट। लेकिन जो मॉडर्न ऑथर्स हैं, मॉडर्न ऑथर्स क्या बोलते हैं? बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, दोनों को वो क्या मानते हैं? तनु गायब हो जाती है। चलो, मॉडर्न ऑथर्स क्या मानते हैं कि दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों ही होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं समहाउ। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखा था हमने, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग? उसके बाद डायनेमिक होता है, मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग, स्टैटिक नहीं होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट मल्टीफेस्टेड होता है। मल्टीफेस्टेड मतलब दिस द सेम मे बी द अपॉर्चुनिटी फॉर द वन एंड द थ्रेट फॉर द अदर वन। ठीक है, उसके बाद फार रीचिंग इम्पैक्ट। फार रीचिंग इम्पैक्ट मतलब दूरगामी परिणाम होते हैं। कोई भी चेंज होता है, लाइक कोविड आया तो कोविड से बहुत सारे बिजनेस तबाह हो गए, उनका तो लाइफ टाइम का बिजनेस था, अब उसके दूरगामी परिणाम निकले। आर यू गेटिंग? और कुछ बिजनेस है तो जो ऑनलाइन फ्लरिश कर गए। आर यू गेटिंग? तो इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़े? तो थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट वी कैन डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। देखो, अगर आप आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आप कहां से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे? आपको पता नहीं चलेगा कोई अपॉर्चुनिटी है एनवायरनमेंट में आपके लिए, राइट? अपॉर्चुनिटी मतलब अगर कोई गुड्स की डिमांड है, कोई लोगों के प्रेफरेंसेस को आपने पकड़ लिया है, किसी की चॉइस आप समझ गए हो, क्या फैशन में आने वाला है आप समझ गए हो, फोरकास्टिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली योर बिजनेस विल फ्लरिश। ओके, है कि नहीं? तो क्या कर रहे हो आप? डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब कुछ रिस्क है आपके बिजनेस को, कोई चीज से जीएसटी आने वाला है, आप एक ओल्ड सीए फर्म हो, अगर आपने पहले से समझ लिया दिस इज द थ्रेट इन द एनवायरमेंट, है ना, गवर्नमेंट जीएसटी लाने का सोच रही है, पार्लियामेंट में चल रहा है, तो क्या मैंने उस थ्रेट को पहले से ही समझ लिया थ्रू एनवायरमेंट स्टडी। ओके, स्कैनिंग द एनवायरमेंट। यस बेटा कविन। तो मैं क्या करूंगी? मैं पहले से उसके लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं अपने फर्म में क्या न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करूंगी जो न्यूली क्वालिफाइड है, जो जीएसटी प्रोफेशनल्स हैं। मैं पहले से तैयारी करूंगी। जो ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंट्स हैं, मैं अकाउंटेंट्स हैं, मैं उनको क्या करूंगी? ट्रेनिंग दूंगी जीएसटी वगैरह की। आर यू गेटिंग? तो क्या कर रही हूँ मैं? उस थ्रेट से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही हूँ। पर उस थ्रेट का मुझे पता कैसे चला? एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू, है कि नहीं? क्या क्या लीगल पॉलिसीज आने वाली हैं, क्या क्या नए लॉ आने वाले हैं, है कि नहीं? गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। एनवायरमेंट मुझे ग्रोथ की डायरेक्शंस देता है। क्यों? अगर मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो डेफिनेटली माय बिजनेस विल ग्रो। ओके, कंटिन्यूअस लर्निंग। यस, कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब अपडेशंस ना। जीएसटी, अगर जीएसटी नया जीएसटी एक्ट आ रहा है तो आई हैव टू लर्न द न्यू लॉज। आर यू गेटिंग? तो क्या करेंगे? मैं अपने जो एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको ट्रेन कर रही हूँ, वो अपडेट हो रहे हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। उसके बाद इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज के थ्रू हम अपनी इमेज पहले से बना सकते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है वो ये दिया है कि भैया शॉर्टेज ऑफ पावर के केस में बहुत सारी कंपनियों ने अपने खुद के कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा लिए थे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने, तो उससे क्या हुआ? उनकी इमेज अच्छी बन गई। आर यू गेटिंग? मीटिंग कंपटीशन। यस, कॉम्पिटिटर से फाइट करने के लिए हमको पता होना चाहिए ना भैया वो क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, टेक्नोलॉजी के कहाँ से अपडेशंस आ गए हैं, कौन से नए सॉफ्टवेयर लेके आया है कि नहीं, हम किससे कॉम्पीट कर रहे हैं, इतना आइडिया होगा तो ही हम कॉम्पीट कर पाएंगे। ओके, तो उसके लिए एनवायरमेंट के टच में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आया इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट। तो तीन तरीके से है बिजनेस और एनवायरमेंट के बीच में किस किस का एक्सचेंज होता है। एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बताया था इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कैसे करते हैं। एनवायरमेंट में नए लॉ आ रहे हैं, नए रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन मैं लूंगी तो उसके हिसाब से रिएक्ट करूंगी। और आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन आउटपुट मतलब नोइंगली, अननोइंगली, एडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली मतलब क्या होता है? देना नहीं चाहते लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट्स है, मुझे फर्निश करनी पड़ेंगी अपने एनुअल रिटर्न्स, है कि नहीं? तो उससे मेरे पूरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन लीक हो गई,
कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो गई, एक तरह से कह सकते हो, है ना, कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो दूसरा कॉम्पिटिटर ऑब्वियसली एक दूसरे के उसे एनुअल रिटर्न देख के, अच्छा इसका इतना टर्नओवर होता है, अच्छा इसकी ये प्रोडक्ट लाइन है, अच्छा इसके इतने प्लांट्स है, इतने कैश है, इतना फिक्स एसेट्स है, आर यू गेटिंग? तो ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन एनवायरमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? पक्का। उसके बाद क्या था? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसोर्सेज को एक्सचेंज करेगा। इनपुट कहां से आता है? एनवायरमेंट से। इनपुट कुछ भी हो सकता है, 5 M's, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड्स, मशीनरी, ओके, ये सब कहां से आता है? एनवायरमेंट से आता है कि नहीं? तो इनपुट एनवायरमेंट से लेता है, और जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो भी किसके लिए कर रहा है? वो एनवायरमेंट के लिए कर रहा है बाबा। कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो सब कहाँ है? सब एनवायरमेंट में है, तो आउटपुट भी एनवायरमेंट के लिए हो रहा है। ओके, तो हमें जो फैक्टर्स हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? एनवायरमेंट से मिलते हैं। जो आउटपुट है वो भी कहाँ जाता है? एनवायरमेंट में ही जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इसके लिए भी एनवायरमेंट को का पता होना चाहिए आपको, भैया कितने सप्लायर्स हैं, क्या रेट चल रहा है, लोगों की डिमांड क्या है, आउटपुट क्या दें हम उनको, राइट, किस प्राइस पे दें, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, है कि नहीं? एनवायरमेंट का कितना प्रभाव है एक बिजनेस पे, क्या पावर रखता है एनवायरमेंट की, एक बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड, है कि नहीं? अब जितने भी फिजिकल बिजनेस थे, जितनी भी शॉप्स थी, अब कौन जाके वहां पे जाके मॉल वगैरह सब बंद पड़े थे, महीनों गया ही नहीं कोई मॉल, है कि नहीं? तो क्या हो गया? इसका पावर, कितनी पावर थी उस एनवायरमेंट में कि उस बिजनेस को बंद करवा दिया, लॉस करवा दिया अच्छा खासा। आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है? और आज के डेट में ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह है उसका इतना वो आ चुका है असर कि आपको शॉप्स वगैरह में भीड़, मार्केट्स में वगैरह दिख जाएगा, खाली पड़े रहते हैं। पहले जैसी शॉपिंग नहीं करने जाते लोग बाग, ऑनलाइन ही मंगवा लेते ज्यादा ज्यादा। भले ही वो आएगा वापस, लोग समझेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ये सब, राइट। तो कितना पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है एनवायरमेंट का बिजनेस पे, ठीक है। दूसरा, अब बिजनेस का भी कुछ इन्फ्लुएंस रहता है कि एनवायरमेंट पे? बिजनेस का भी कोई पावर है क्या कि वो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर सके? बिजनेस इतना पावरफुल हो सकता है क्या? होते हैं बहुत सारे, रिलायंस अगर मान लो, है कि नहीं? आपका अगर जो है कैपेसिटी है आपकी, जो समझ में आ रहा है, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप मोनोपोली कह लो इसका, है कि नहीं, कि वो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। समझ में आ रहा है? इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस ऑन द एनवायरमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट ऑन द बिजनेस। हाँ बेटा, एग्जाम्पल मतलब किसका? जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक बिजनेस है, ठीक है, अच्छे खासे आज के उसके कितने सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो रिलायंस नहीं देता है कि नहीं? एक बड़े से बड़े क्या बोलूं मैं, जेट से लेकर, आर यू गेटिंग, एक छोटे से छोटे मतलब फ्रूट्स के वो ग्रोसरीज तक वो प्रोवाइड करता है रिलायंस, है कि नहीं? मतलब हर तरह का प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करता है। अगर रिलायंस मार्केट से हट जाए, मतलब आज एक तरह से पूरा उसने मार्केट कैप्चर करके रखा है, मार्केट पे कितना शेयर है रिलायंस का, आर यू गेटिंग? पूरा एक तरह से अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। वो कंपटीशन क्या, वही सबसे बड़ा कंपटीटर है मार्केट में, राइट, आज की डेट में अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर वो मार्केट से हट जाता है तो कितनों के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी, है कि नहीं? सप्लायर्स, कितने सारे सप्लायर्स हैं जो वहां माल सप्लाई करते थे, उनके लिए प्रोडक्शन करते थे, उनका क्या होगा? हु विल बाय द फ्रॉम देम? अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा। कितने अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, कितने लोग वहां पे काम करते हैं। मतलब आप 5 इनपुट्स ले लो, है ना, आउटपुट्स ले लो, है कि नहीं? पूरा पूरा फर्क पड़ेगा। उसकी पावर इतनी है कि वो पूरे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है। जियो का नेटवर्क ही बंद हो गया कल से, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी, राइट। लेकिन ग्रैब करने में टाइम तो लगेगा, और लेकिन कस्टमर्स के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्टली अफेयर होगा ना बाबा। उनके पास फिर एक ही ऑप्शन रहेगा, होता है कि नहीं होता? जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में, जितने ज्यादा सप्लायर्स होते हैं, रेट उतना कम मिलता है, उतना फिजिबल अच्छी क्वालिटी मिलती है, उतना लोअर कॉस्ट में मिलता है गुड्स। आर यू गेटिंग? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी, कोई भी बिजनेस इतना पावर इन्फ्लुएंस कर सकता है एनवायरमेंट को, प्रोवाइडेड कि वो उतना कैपेबल है, इतना ग्रो कर चुका है,
ठीक है, एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है। अनदर एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंटल इंटरेक्शन इज इन द एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट होल्ड्स कंसिडरेबल पावर ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, both by virtue of its being more inclusive as also by virtue of its command over resources। इतना कमांड हो जाता है उसका रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। कौन से रिसोर्सेज? कोई भी रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, इनपुट्स, है कि नहीं। अब रिलायंस का कितना कमांड है रिसोर्सेज के ऊपर, है कि नहीं। उसके अच्छे खासे सप्लायर्स होंगे, कितनों को उसने एम्प्लॉयमेंट दे रखा होगा। सोचो अगर रिलायंस का सारे सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस बंद हो जाए, रिलायंस नाम ही गायब हो जाए, कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? भले ही अपॉर्चुनिटीज किसी को मिलेंगी, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट होंगे, एंड इट विल टेक टाइम। इतनी अच्छी फैसिलिटी सर्विसेज देने में टाइम लगेगा दूसरी कंपनीज को, राइट। इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, incentives and rewards on the one hand and a set of constraints, threats and restrictions on the other hand। वही बता रहे कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए इंसेंटिव हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, वही किसी के लिए सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सेट हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, दोनों, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है इसका इफेक्ट और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही होगा ना। किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान होगा। एक कॉम्पिटिटर से जाएगा अगर मार्केट से, मान लो कि रिलायंस ही खत्म हो गया, तो बाबा दूसरे एयरटेल, बीएसएनएल वगैरह और बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। आर यू गेटिंग? लेकिन कुछ जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, जो हम लोग को सर्विसेज मिल रही थी अच्छी नेट की सर्विसेज वगैरह वगैरह, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? वो थ्रेट हो गया, दिक्कत हो गई ना। In both ways, the organization is conditioned and constrained. The external environment is also in a position to impose its will over the organization and can force it to fall in line. External environment में भी इतना power या influence होता है कि वो कोई भी organization को influence कर सकता है to fall in line, मतलब track पे लाने के लिए, ठीक है। भी rules, laws, regulations, तो ये सब तो अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं कि नहीं डालते, है कि नहीं। मतलब अगर मैं बोल दूं कि यार मुझे तो ना गन बनानी बहुत अच्छी आती है, मैं तो गन की फैक्ट्री खोल लेती हूँ, है कि नहीं। लेकिन इतने सारे लॉ, मुझे जो रिक्वायरमेंट है लॉ की वो पूरी करनी पड़ेगी मुझे, ऐसे थोड़ी ना खोल सकते हो आप। एनवायरमेंट के पास इतनी पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है, समझ में आ रहा है कि टोबैको बिजनेस को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए वो उसके अकॉर्डिंगली रूल्स लेके आएगा, लॉ लेके आएगा, कंट्रोल करेगा उसको, है ना, इन्फ्लुएंस करेगा उस बिजनेस को, उसको रोकना है। किसी बिजनेस को बढ़ाना है अगर मान लो गवर्नमेंट को, तो उसके लिए क्या करेंगे? लोन स्कीम्स लेके आएंगे, सब्सिडीज लेके आएंगे, है ना, टैक्स रिलीफ देंगे, है कि नहीं, और गवर्नमेंट सपोर्ट देंगे, ऐसी जेड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ऐसी जेड होता है स्मॉल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कि यहाँ पे आके आप फैक्ट्री लगाइए, आपका 5 साल तक टैक्स माफ है वगैरह वगैरह, और भी बेनिफिट देती है। आर यू गेटिंग? स्मॉल इकोनॉमिक जोन बोल दो या फिर कुछ और नाम से बोल दो, special economic zone, yes. Sometimes organizations are also in a position to wield considerable power। यहाँ पे बोला कि कई बार ऑर्गेनाइजेशंस भी इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उनके भी पावर और इन्फ्लुएंस ओवर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कमांड ओवर रिसोर्सेज, कि वो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, राइट, टू द एक्सटेंट दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू होल्ड पावर ओवर द एनवायरनमेंट। किस हद तक? उस हद तक कि ऑर्गेनाइजेशन का कितना कंट्रोल है एनवायरनमेंट पे, कितना शेयर है उसका मार्केट में ना, ऑब्वियस, ठीक है। इट इंक्रीजेस इट्स ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन। इट कैन डिक्टेट टर्म्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मोल्ड देम टू इट्स विल। क्या होता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है, तो वो अपने हिसाब से चलाने लगता है सब कुछ, है ना। यहाँ पे इसका ये इट कैन डिक्टेट टर्म्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेस ना, इसका मतलब यही है कि वो पूरे एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चला रहे हैं, है कि नहीं। जियो आया, फ्री नेट, किसी ने सोचा था अनलिमिटेड नेट फ्री? हाउ इज दैट पॉसिबल? कुछ शुरू में तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, नहीं कुछ फ्रॉड है, ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो मतलब उसने बाहर के एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चलाया, बाकी कंपनियों को झक मार के अपने रेट्स गिराने पड़े, राइट, क्योंकि वो इतना अपने आप में उस एनवायरनमेंट में इतना पावरफुल है। आर यू गेटिंग? तो क्या पढ़ा हमने? इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बिजनेस, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट में हमने 3 चीजों को देखा। एक था एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा था एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा क्या था? एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट, कैसे रिस्पॉन्ड करे? रिस्पॉन्ड करना मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स मतलब टेक एक्शन ना, राइट, टू एक्ट, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्ट कर सकता है, कैसे रिस्पॉन्ड करे मैम अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस है
है ना, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई थ्रेट है, एनीथिंग, तो 3 तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, दूसरा है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स और तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझ में आता है? ऑफिस को समझ में आता है ना, ऑफिशियल पावर्स, है ना, ऑफिस बियरर्स, राइट, ऑनर्स, ये नहीं है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। दिखाओ जरा तुम लोग का। बाद में तो नहीं दिया कहीं? हेलो, ये वाला आप लोगों के उसमें भी नहीं है क्या बेटा? देखो ये है पेज नंबर 2.29 नो पे मैम, है, नहीं है। पेज नंबर 2.29 पे है रे बाबा, पेज नंबर 2.29 पे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, ठीक है, मिल गया सबको? मिल गया ना? 29 पेज नंबर 2.29 पे है स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस टू द एनवायरमेंट, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स होलिस्टिक कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छा है, ये तो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। चलो, नहीं तो ये मुझे समझाना पड़ता, इन लोगों ने अपनी गलती सुधार ली है। चलो, ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरमेंट, है ना, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ध्यान में आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ऑनर्स, राइट, ऑफिस बेयरर्स, राइट, ओके। मतलब वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या पावर्स हैं? वो लोग अपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, है ना। अंदरूनी जो काम है वो क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट के हिसाब से ये सब कर सकते हैं ना बाबा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑनर्स की बात हो रही है, ऑफिस बेयरर्स की बात हो रही है, दोज हु आर इन चार्ज, है ना, पर्सन्स हु आर इन चार्ज ऑफ दैट बिजनेस, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, अब वो लोग को ऑफिस में बैठ के रिस्पॉन्ड करना है। आर यू गेटिंग? वो लोग बाहर जाके एनवायरमेंट को थोड़ी ना बदल के आने वाले, अरे जीएसटी आ गया ऐसे कैसे, चलो अभी मैं जाता हूँ चेंज करके आता हूँ, हमारे यहाँ तो वैट की रिटर्न फाइलिंग होती वही होगी, ऐसा नहीं होता ना। आपको यहाँ बैठ के प्लानिंग करना है, इतने का हम लोग को हायरिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके लिए 6 महीने का टाइम चाहिएगा, है कि नहीं, रिक्रूटमेंट ऐसे ऐसे होगा, किसके थ्रू होगा, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसको रिक्रूट करेंगे, वहां बैठ के प्लानिंग कर रहा है वो बंदा पूरी। आर यू गेटिंग? बजट का पूरा प्लानिंग कर रहा है वहां पे, समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। आ रहा है समझ में? चलिए, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट आर एडमिनिस्ट्रेटिव। सब जब सबसे ज्यादा कोई कर सकता है तो यही कर सकता है, राइट। उसके बाद दिस इंक्लूड फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है रहेगा, अगर मिशन को चेंज करना है आपको, ठीक है, तो मिशन मतलब वही ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो मिशन को चेंज करना है, द डेवलपमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे ऑब्जेक्टिव पहले ये था, इतना टर्नओवर चाहिए, भैया बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी आ गई है। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था टू बी नंबर 1 इंडिया का, इंडिया टू नंबर 1 कंपनी। अब नहीं हो सकता, अब तो वो तो वर्ल्ड की नंबर 1 आ गई, अब तो हमारा सर्वाइवल ही खतरे में है, राइट। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग? उसके बाद पॉलिसीज, बजट्स। पहले मैंने इतना पैसा लगाना चाह रहे थे, अब कोई कॉम्पिटिटर आ गया अच्छा खासा मार्केट में, बजट बढ़ाना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बजट्स वो कौन कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही करेगा ना ये सब तो, राइट। और द क्रिएशन ऑफ स्कैनिंग यूनिट्स। स्कैनिंग यूनिट्स क्या होता है? स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है ना पूरा जो भी सामने है ना। तो स्कैनिंग यूनिट्स क्या होती है? नजर रखो एनवायरमेंट पे, ओके। पूरे एनवायरमेंट पे नजर रखो। नजर रखने मतलब कैसे नजर रखेंगे? कैमरा लगा के देखते रहेंगे क्या? नहीं, मतलब गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, डेटा आप गैदर करोगे, उसमें से जो इंफॉर्मेशन आपके लिए कमर्शियल इंपॉर्टेंस है रखती है, राइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई कंपनी ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए,
कि अगर ये वाली उसने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ये वाली कंपनी में चिमनी नहीं लगी होंगी या जो भी है उन्होंने मशीन्स नहीं लगी होंगी तो उनको उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, ये ऐसा होगा, अब हमारी कंपनी में पुरानी चिमनियां ये सब लगी हुई हैं। आर यू गेटिंग? तो ये हमारी क्या है, काम की इंफॉर्मेशन है। आर यू गेटिंग? या फिर मान लो कि कोई नए नॉर्म्स लेके आए हैं कि भैया 10 साल से पुराने जो व्हीकल्स हैं वो अभी आए ना नया बजट में, है ना, उनको बाहर किया जाएगा, रोड पे नहीं दिखने चाहिए इतने पुराने व्हीकल्स, पोल्यूशन फैला रहे हैं, है कि नहीं? तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए तो क्या हो गया, अच्छा हो गया भैया हमारे। तो अब भैया जो सारे व्हीकल बाहर होंगे तो नए खरीदेंगे ना लोग बाग, खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे, शुगर मिल में? नहीं ना। तो क्या शुगर इंडस्ट्री को इस न्यूज से फायदा है कोई? नहीं ना। तो मतलब क्या कर रहे हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। डेटा ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन एक्चुअली, जो हमारे काम का डेटा है वो गैदर करते हैं। समझ आ रहा है? बहुत सारी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा इकट्ठा किया, उसमें से हमने सॉर्ट किया कि हमारे काम का क्या इंफॉर्मेशन है, हमारी कंपनी पे किस तरह से इस चीज का इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया मैंने, फिर अप्रेस करना और फिर रिस्पॉन्ड करना। राइट? आइडेंटिफाई कर लिया मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे काम की, फिर मैं क्या करूंगी, अप्रेज उस पर काम करूंगी और रिस्पॉन्ड करूंगी अकॉर्डिंगली। राइट? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस में ऐसा ही होता है, पॉलिसीज, बजट्स एंड द क्रिएशन ऑफ द स्कैनिंग यूनिट। स्कैनिंग यूनिट बनाऊंगी तो ज्यादा ज्यादा मुझे पता चलेगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद दिस रिस्पॉन्सेज कैन बी आइदर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रो मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल्स ना, है ना। प्रो मतलब एक तरह से प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब वो हर काम एडवांस में करते हैं, है कि नहीं। मतलब पहले से आप एक्शन, आप पहले से तैयार हो कोई थ्रेट के लिए, समझ में आ रहा है, कोई डेंजर के लिए, तो दैट इज प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। लाइक मान लो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगे हुए हैं हर क्लास में, हर जगह अपनी भी हो सकता है कभी फायर, तो हमने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। दिस इज प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। अब आग लग गई, अब फायरिंग ब्रिगेड को बुला रहे हैं हम, पहले से कोई तैयारी नहीं थी हमारी, दिस इज रिएक्टिव रिस्पॉन्स। गॉट इट? ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स दो तरह का हो सकता है, एक है प्रोएक्टिव, एक है रिएक्टिव। जीएसटी आ गया, अब क्या करें, हमने तो सोचा नहीं था, हमें तो लगा 10 साल और लगाएगा ऐसे ही पार्लियामेंट में घूमते घूमते, इन्होंने तो पास कर दिया, है कि नहीं, अब एप्लीकेबल हो गया अगले साल से, अब क्या करें। तो उसके बाद आप हायर कर रहे हो क्वालिफाइड सीएस को, जब आ गया एक्ट, समझ में आ रहा है, जबकि पहले से कॉम्पिटिटर बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि ऐसे पास होगा होगा होगा, हम लोग पहले तैयार हैं, तो आप रिएक्टिव रिस्पॉन्स दे रहे हो, है ना, कोई भी हैपनिंग होने के बाद आप रिएक्ट कर रहे हो, समझ में आ रहा है, दिस इज रिएक्टिव। पहले से तैयारी कर रखी है, आने तो जीएसटी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पहले से हमने क्वालिफाइड जो सीएस हैं जिनको जीएसटी बनता है, जो भी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको हमने क्वालिफाई करके रखा हुआ है। ये क्या है हमारा प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। आर यू गेटिंग? तो क्या हो सकता है, these responses can be either proactive or reactive and are aimed at defining the organization's purpose and key tasks in relationship to particular environment. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स समझ में आ गया सबको। दूसरा है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स कौन सा, कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड, राइट, टू गेट एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, समझ में आ रहा है, दैट इज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। एक बार पढ़ देती हूँ। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट टिपिकली आर एसोसिएटेड विद द फॉर प्रॉफिट। अच्छा, इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, वही उन्हीं को कॉम्पीट करना पड़ता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनको भी कॉम्पीट करना पड़ता है। क्यों मैम, नॉट फॉर प्रॉफिट, उनको तो प्रॉफिट कमाना ही नहीं है ना, लेकिन उनको जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है उसको तो लागू रखना है ना। और जो बाकी के जो उसी वर्ल्ड एनवायरनमेंट में और भी तो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के साथ कम्पीट कर रहे हैं, ट्रस्ट के साथ कम्पीट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कम्पीट कर रहे हैं। ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको? ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, राइट? तो दोनों के लिए अप्लाई होता है। ओके, वो भी कॉम्पीट करते हैं, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो वो भी कॉम्पीट करते हैं, बट कैन अप्लाई टू नॉट प्रॉफिट and government organizations also. Such actions seek to enhance the organization's performance by establishing a competitive advantage over its rivals. मतलब ये रिस्पॉन्स इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने राइवल्स से, अपने प्रतिद्वंदियों से, है ना, मतलब कॉम्पीट कर सके। To sustain competitive advantage, organizations must achieve an external position vis-a-vis their competitors, परफॉर्म इंटरनली इन वेज दैट आर यूनिक, वैल्यूएबल एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट। भैया ये बोल रहे हैं कि देखो अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही कॉम्पीट करना पड़ रहा है। उसके बाद यूनिक होना चाहिए आपके काम करने का तरीका, तभी तो कॉम्पीट कर पाओगे ना। आप सबसे अलग रहना चाहते हो, है कि नहीं? तो यूनिक कुछ काम करो, है ना, और वैल्यूएबल,
वैल्यूएबल सर्विसेज दीजिए, वैल्यूएबल गुड दीजिए, विच नो वन कैन इमिटेट, नकल ना कर सके हर कोई उसकी, तो आपको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, राइट? तो दिस इज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। तो आप कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हो बाय मेकिंग यूनिक, वैल्यूएबल एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट गुड्स और सर्विसेज। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, एनवायरमेंट में कुछ चेंज है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या, अब कलेक्टिव मिलकर रिस्पॉन्ड करना है। अरे यार ऐसे तो अब कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई कोई, है ना, तो दो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग बोले हम तो नहीं सर्वाइव कर पाए, तो चलो ना कोलैबोरेशन कर लेते हैं, मर्ज हो जाते हैं, है कि नहीं? हाँ बेटा, हाँ हाँ, मतलब वही कॉम्पीट करना चाहते हैं ना, वो सर्वाइव करना चाहते हैं उस एनवायरमेंट से, राइट? एनवायरमेंट का चेंज है, नया कॉम्पिटिटर आना मार्केट में इज एन एनवायरमेंटल चेंज। उसे फाइट करने के लिए आप क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कलेक्टिवली यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट चेंज। आर यू गेटिंग? तो आपने क्या कर लिया, मर्जर कर लिया, एक्वायर कर लिया किसी कंपनी को, कंसोर्टिया बना लिया, आर यू गेटिंग, कोलैबोरेशन कर लिया। तो किसी भी तरीके से मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्स, मिलकर सामना करना कोई मुसीबत का, कोई चेंज इन द एनवायरमेंट का। आर यू गेटिंग? दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। ऑर्गेनाइजेशंस कैन कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल डिपेंडेंस एंड अनसर्टेनिटी थ्रू इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ा के हम उन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं जो एनवायरमेंट में आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, हमारी बिजनेस की वर्किंग अफेक्ट हो रही है। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्स हेल्प कंट्रोल इंटरडिपेंडेंसीज among organizations. Collective responses help control interdependencies. Interdependence मतलब आत्मनिर्भर वो खत्म करता है, right? And among organizations and include such methods as bargaining, कॉन्ट्रैक्टिंग, को-ऑप्टिंग, क्रिएटिंग जॉइंट वेंचर। किस किस के थ्रू आप कलेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकते हो, क्या क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे वो तरीके बताएं, फेडरेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड कंसोर्टिया। आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से रिस्पॉन्स में आता है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स में आते हैं। ये सारे तरीके ना, मेथड्स है ना, बार्गेनिंग है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, को-ऑप्टिंग है, क्रिएटिंग जॉइंट वेंचर्स है, फेडरेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड कंसोर्टियाज। यहाँ पे आप थोड़ा सा छोटा सा स्टार लगा सकते हो, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कंटेम्पररी ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंग टर्निंग टुवर्ड जॉइंट वेंचर्स एंड पार्टनरशिप्स। क्या बोल रहे हैं कि जॉइंट वेंचर्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप ज्यादा कर रहे हैं विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, राइट? टू मैनेज एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी एंड परफॉर्म टास्क दैट आर टू कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड। जो बड़े बड़े काम होते हैं, खूब महंगे महंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, कोऑर्डिनेशन, है ना? उसके बाद आपके उसी में जो दूसरा दिया है वो लास्ट में मिलेगा चैप्टर के, आपके तो इसी में दिया है, मेरे को लास्ट में मिलेगा। रुको, ये क्या पढ़ा हमने, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स, है ना, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, राइट? क्या था ये, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। उसके बाद पुरानी जिनकी मॉड्यूल होगा, एक्चुअली मैंने डाउनलोड किया था नए वाला भी, तो मेरा तो उसमें भी यही सेम डाउनलोड किया, फिर मैंने हटा दिया उसका। हाँ, ये है अब नेक्स्ट, strategic response to the environment, least resistance, proceed with question, dynamic response। least resistance का मतलब क्या होता है, पहले इन रिस्पॉन्सेज का डिफरेंस मैं कल समझाऊंगी, अभी इनके अंदर का समझ लो आप लोग। हाँ, कौन सा पेज मिला ये सबको? The business organization and its many environments have innumerous interrelationships that at times it becomes difficult to determine exactly where the organization ends and where its environment begins। क्या समझ में आया? कई बार तो इतना मुश्किल होता है समझना कि एनवायरमेंट कहाँ से खत्म, मतलब बिजनेस कहाँ खत्म हो रहा है, एनवायरमेंट कहाँ शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ पे बात की है इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट की, वो अपन पढ़ेंगे अभी, है ना, ठीक है? उसके बाद इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट बिजनेस शुड डू इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन द एनवायरमेंट। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है, अब ऐसे में क्या करें और क्या ना करें स्ट्रेटेजिकली। हाँ बेटा, यस एग्जैक्टली, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, एनीथिंग, है कि नहीं, कोई एस्ट्रॉइड गिर गया, राइट?
The businesses should make efforts to exploit opportunities and overcome threats. Businesses को क्या करना चाहिए? Opportunities खोजो, overcome threats. कोविड आ गया है, कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों ने opportunities खोजी कि कैसे पढ़ाए बच्चों को, चलो ऑनलाइन पढ़ाएंगे. Are you getting? We found opportunities in that adverse situations also. Okay. उसके बाद and overcome threats. So like this we overcame the threat of COVID. Okay. In this context, following approaches, किन approaches के through आप काम कर सकते हो? एक है least resistance. ये क्या है? ये सुस्त लोगों के लिए है कि नहीं? कुछ नहीं, बने रहो आराम से, बस कंपटीशन से बाहर ना जाएं, है कि नहीं? मार्केट से बाहर ना चले जाएं, बस चल रहे हैं ना, ठीक है, पहुंच जाएगी कभी ना कभी. ओके, रुकना नहीं है बस. लेकिन लीस्ट रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है? मैंने कुछ अलग से तैयारी नहीं की, है कि नहीं? मतलब हेलो ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग किसी से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा बेटा. हेलो हेलो हेलो. Yes. Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, चलो लिस्ट